29 मार्च 2017 मनहूस दिन, मेरी ज़िंदगी का दूसरा मनहूस दिन। फर्स्ट मनहूस दिन तो मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। अभी आप ये सुनिए। हेलो। हाँ, कौन? हेलो हेलो। हेलो। हाँ, तू बहन चो ये बता, सुन ले, पहले सुन ले, तू गाली क्यों दे रहा है? पहले सुन ले बहन चो डंडी। तुम्हारी मम्मी होंगी और तुम्हारी बहन है यही। तेरी माँ का सुनो, बहन चो, ठीक है ना? नहीं, तुम रोज रोज गाली क्या करते हो? जब तुम घर छोड़ के भाग गए हो दूसरे के पास, तो फिर क्यों जो है वो कर रहे हो रवि? ये बताओ, नए नए नंबर से कॉल करके क्या साबित कर दोगे? तेरा बहन चो, तेरा बहन जेवर चुराया हूँ बहन चो। हाँ, तुमने मेरे सुनो 2017 में तुमने जो है जब हम प्रेग्नेंट थी तुमने मारा था ना, दिनेश को बुलाया था ना रेप करने के लिए। क्यों बुलाया था? पहले तुम बताओ, सुन ले, तुम पहले बताओ मेरे बच्चे की जान तुमने ली थी कि नहीं ली थी? पहले ये बताओ। मैंने यूनिट में लिख के दिया था। बताना मेरे को। तो तुम्हें पैसे सुनो, पैसे के दम पे तुम रोक लोगे? कब तक रोकोगे? क्या तू जा रहे महिला लोग जा रहे हैं ना? अगर महिला लोग जा रहे हैं, महिला लोग आयो, अगर तेरे को हाथ पे मिल जाए इंसाफ बताना मेरे को। तो पैसा तुम दे रहे हो ना भर भर के, जब सबकी जेब तुम भर रहे हो, मुंह बंद कर रहे हो, तो क्यों जो बताओ मुझे? रंडी बोले, सुन लिया आपने? इसीलिए मुझे ना 2017 में पॉइजन खाना पड़ा था अपनी इज्जत बचाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, जो भी आपकी मनोकामना हो वो पूरी हो इस नवरात्रे। आज मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताने आई हूँ। पहले मैंने नहीं बोला, बट अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें मुझे बोलनी चाहिए। उनतीस मार्च 2017 मनहूस दिन था मेरी लाइफ में। वैसे तो मनहूस दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी ही है, 7 मई 2006, जिस दिन मेरे पति मेरी ज़िंदगी में आए और उनकी वजह से ससुराल वाले भी मेरी लाइफ में आए। सबसे बेकार दिन था मेरी लाइफ का, पूरी मतलब मैंने इतना जिया है, 33 की हूँ मैं लगभग, तो 33 साल में सबसे बेकार मेरा वो दिन था। चलिए कोई बात नहीं, किस्मत है, कर क्या सकते हैं। तो 29 मार्च 2017 को मैं जबलपुर से रायबरेली आई। जबलपुर मैं पहले वहाँ रहती थी हस्बैंड के साथ। तो जबलपुर की मैं छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। जबलपुर में गई क्यों थी पहले? एक्चुअली ये हुआ था 2014 में। मेरे हस्बैंड ने की फैमिली ने, मतलब मेरी नंदे थी, मेरे सास ससुर, मेरे जेठ जेठानी, मेरे नंदोई, सब ने मिल कर के मुझे और मेरे बच्चे को घर से निकाल दिया था। सामान में भी कुछ नहीं दिया था, कुछ भी नहीं दिया था, कपड़ों के साथ ऐसे ही भगा दिया था। उसके बाद मुझे मेरे अकाउंट में कुछ पैसे पड़े थे, तो उससे मैंने जो है घर का सामान ख़रीदा। एक कमरा किराए पे लिया रायबली में, आनंद नगर पे। वहाँ पे मैं और मेरा बेटा, हम दोनों रहने लगे। पर वहाँ पे भी रह के ये हो रहा था ना कि मैं थी तो अपने ससुराल वालों से दूर, पर आए दिन मेरे नंदोई वहाँ पे जाके खड़े हो जाते थे कि भाई कमरा खाली करो, क्योंकि रविशंकर के पैसे लग रहे हैं। तुम राशन खा रही हो तो तुम रविशंकर के पैसे लग रहे हैं, तुम कमरे का किराया दे रही हो तो रविशंकर के पैसे लग रहे हैं। तो जब मैं पुलिस कंप्लेंट करने के लिए मैंने बोला कि मैं भाई पुलिस कंप्लेंट कर दूँगी, क्योंकि आप लोग मेरे को फिजिकली टॉर्चर कर रहे हो। ससुराल से निकाल दिया, मैं रायबली में किराए के कमरे पे रहने आई हूँ, तो वहाँ से भी आप लोगों ने मुझे निकाल दिया है। तो मेरे पति को डर लगा कि मेरी फैमिली ऐसा ना हो कि जो है जेल चली जाए। तो इन्होंने जल्दी से जबलपुर में क्वार्टर लिया
आर्मी क्वार्टर, वहाँ पे मुझे और बच्चे को शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे भी रह रहे थे, पर ये था घर से निकालने का डर तो नहीं था हमारे अंदर। फिजिकली टॉर्चर था, मेंटली टॉर्चर था, कोई बात नहीं। हाँ, ये भी होता था कभी कभी कि हाथ पैर बांध के बाथरूम में डाल दिया जाता था मुझे, कि मैं अपनी तकलीफ़ें किसी से कह नहीं सकूँ। पर मेरा बेटा था तो उसकी वजह से मैं चुप थी कि एक बच्चे की माँ कहाँ जाएगी, क्या करेगी। इसलिए मैं सब सहती रही, और दिल में कहीं ये भी उम्मीद थी ना कि आज नहीं कल तो रविशंकर समझ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर चलिए कोई बात नहीं, मेरी किस्मत थी। 2014 से लेके 2017 तक मैं जबलपुर में ही रही। इस बीच मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मुझे डिप्रेशन हो गया। एमएच में डॉक्टर बार बार मुझसे पूछता रहा कि कोई प्रॉब्लम। मैंने फिर भी नहीं बोला, क्योंकि पति ना हाथ पैर जोड़ करके रो धो करके माफ़ी मांग लेते थे कि मुझे गुस्सा आया तो मैंने तुम्हें मारा, मैंने तुम्हें टॉर्चर किया, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊँगा, बच्चे के बिना नहीं रह सकता हूँ। तो मैं सोचती थी कि शायद सच में इनको है प्यार मुझसे और मेरे बेटे से। इनकी चालाकियों में, इनके धोखे में मैं आ गई, सच बोलो तो। 29 मार्च 2017 उस दिन ये मुझे जबलपुर से छोड़ यहाँ पे क्वार्टर खाली करके, सरकारी क्वार्टर खाली करके ये मुझे रैवली में छोड़ने आए थे। तो मेरा ये था कि या तो आप भी पर्वतखेड़ा नहीं जाओ, या तो मुझे भी वहाँ रहने दिया जाए, क्योंकि मैं बीवी हूँ आपकी। अब आप साल में 80 दिन की छुट्टी आते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 80 दिन अपने घर में रहो और मैं 80 दिन अपने मायके में रहूँ, क्योंकि मैंने शादी की है आपसे। तो या तो आप मुझे डाइवोर्स दे दो, या तो आप लालगंज में ही बच्चे का जो है एडमिशन करा दो, मैं वहीं रहूँगी। मैं इनसे ये ज़िद करने लगी। ये आए थे तो मुझे रैवली छोड़ करके स्टेशन पर से मेरे घर गया। रैवली स्टेशन से मेरे घर में मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पर था। तो वहाँ पे इन्होंने मेरे को छोड़ दिया और उसके बाद ये अपने घर चले गए। 29 ये अपने घर में रहे, 30 मार्च भी ये अपने घर में रहे, 31 तारीख को भी ये अपने घर में रहे। 1 तारीख को जब मैंने बोला या तो आप मेरे को लेने आओ या तो मैं खुद आ रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो जब इन्हें लगा कि भाई वो बीवी मेरी आ जाएगी, ये इनको ले जाने का मन नहीं था पर्वतखेड़ा, तो उनको लगा कि सानू खुद बच्चे को लेके आ जाएंगे या फैमिली वाले आ जाएंगे इनके, तो फिर तमाशा हो जाएगा। तो ये मुझे गए जल्दी। एक तो ये मेरे को लेने आने के लिए पहली बार तो मना कर रहे थे। ये कह रहे थे नहीं तुम अपने पापा के यहाँ रहो, और मैं बार बार फोर्स कर रही थी कि नहीं मुझे ससुराल में ही रहना है, नहीं तो आप फिर वहाँ पे जाके रहोगे, फिर हम दोनों अलग अलग रहेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए मुझे वहाँ पे ही रहना है, ससुराल में पर्वतखेड़ा में ही रहना है। तो ये मुझे ले तो गए, पर गुस्से में ही थे ये आए। तो वहाँ पर इन्होंने 1 तारीख को मेरे को से मारपीट की और बोला कि नहीं तुम्हें यहाँ नहीं रहना है तो तुम जाओ अपने घर। तो मैंने कहा नहीं जाऊँगी। फिर मेरा सामान जो मेरी ज़रूरत का सामान था, ये सिर्फ 1 बैग लेके गए थे। 2 तारीख को जो है फिर मेरा कोई सामान तो वहाँ पे था नहीं, तो 2 अप्रैल को मैं जो है अब रैवली से मैंने ट्रक बुक किया, जो भी मेरा ज़रूरत का सामान था वो मैंने उस ट्रक में रखा, जैसे कि कूलर है और घड़ा है, क्योंकि वहाँ पानी भी नहीं मेरे को मिल रहा था। घड़ा था तो इन लोगों का ही अलग था, उसमें से मैं नहीं यूज़ कर सकती, मेरा बच्चा नहीं यूज़ कर सकता। गैस है, सिलेंडर है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारा मैंने उस ट्रक में डाला और मैं 2 तारीख को पहुँच गई। 1 तारीख को इनके साथ गई थी, 2 तारीख को मॉर्निंग में मैं अपने मम्मी के यहाँ गई हूँ बच्चे को ले करके, और वहाँ से फिर ट्रक करके 2 तारीख को ही मैं वापस आई हूँ पर्वतखेड़ा। वहाँ के लोगों ने भी देखा है ये चीज़। और सबसे बड़ी बात तो जब सामान उतर रहा था ना बक्से, तो वहाँ के गांव के कुछ लोगों ने भी हेल्प की है सामान उतरवाने में।
तो जो अगर ये बोलते हैं ना कि वो रहना नहीं चाहती है, तो भाई तुम्हारी आंखें नहीं थी क्या? अगर जिस बंदे को रहना नहीं होगा तो वो जा करके ससुराल में अपना पूरा सामान क्यों डालेगा? कॉमन सेंस है, आपको समझना चाहिए कि कौन सा बंदा झूठ बोल रहा है, कौन वो कर रहा है। मैं लेके गई, उसके बाद 1 तारीख को तो इन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी। 2 तारीख को मेरी सास, उस टाइम में मेरे ससुर जिंदा थे, मेरी नंदें, मेरी जिठानी, मेरे नंदोई दिनेश, इन लोगों ने मुझे बहुत मारा पीटा, हद से ज़्यादा। उन लोगों का यही था कि भाई तुम अपने घर में जाके रहो। मैंने कहा नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए। और इन्होंने 2 तारीख को सिर्फ घर में ही नहीं मारा मुझे, इन्होंने दरवाजे भी मारा। शाम का टाइम था, रात नहीं बोल सकते, शाम का टाइम होता है और गांव में लोग बाहर रहते हैं, गाँव में पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं। शाम के टाइम पे लोग जो जानवर चलाने जाते हैं वो वापस आया करते हैं, लोग काम से वापस आते हैं। तो कई लोगों ने देखा कि मुझे मारा गया है वहाँ पे, रविशंकर ने और उनकी फैमिली ने मारा है, मार के घर में बंद कर दिया है, क्योंकि ये लोग ना मुझे और मेरे बच्चे को मारना चाहते थे। फिर 3 तारीख को, मतलब 1 तारीख को इन्होंने मारा क्योंकि मैं ससुराल में रहना चाहती थी। 2 तारीख को मैं अपना सामान लेके गई कि नहीं मेरे को यहीं रहना है, आप चाहे जितना कर लो टॉर्चर, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, या तो आप मेरे को तलाक दे दो। 2 तारीख को इनकी पूरी फैमिली ने मिलके मेरे साथ मारपीट की, बहुत मारा। मतलब मैं उस चीज़ को बयान ही नहीं कर पा रही। मारा, ठीक है। फिर 3 तारीख को शाम को 6 बजे दिनेश आए, रघुनाथगंज के दिनेश, मारपीट करे चले गए, जिसमें मेरे पति, मेरी सास, मेरी नंद थी। उसके बाद शाम की टाइम पे तो दिनेश चले गए, पर रात में 9:30 बजे के लगभग, रात में, मतलब दिन में सबके सामने तो दिनेश चले गए हैं अपने घर, रात में फिर ये वापस आए हैं और इन्हें मेरी सास ने, मेरे पति ने बुलाया। ये लोग मुझे घर से निकाल रहे थे, इन्होंने मेरे को टॉर्चर किया, मैं घर छोड़ के नहीं गई। तब इन्होंने प्लान बनाया कि हम कुछ लोगों को बुला करके इसका रेप करवा देते हैं। और इसको बच्चलन साबित कर देंगे मुझे। जब ये बच्चलन साबित हो जाएगी तब हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। इन सब चीज़ों में मेरे हस्बैंड भी शामिल थे, उन्होंने ही फ़ोन मिला के अपनी मम्मी को दिया था और उनकी मम्मी ने लोगों को बुलाया था। और रात में दिनेश आए भी हैं। और सबसे हरामखोर मेरी नंद है, जो उन्होंने अपने पति को इस चीज़ के लिए भेज दिया। मैं यही भगवान से दुआ करूंगी कि भगवान, उनकी एक बेटी है ना मेरी नंद की, जो तकलीफें मैंने झेली ना, जो टॉर्चर मैंने झेला है, भगवान उसको भी दे एक बार। रात में लोग आए, मैं थी, मेरा बच्चा था उन जानवरों के बीच में जो मेरे ससुराल वाले थे। जब बाहर से लोग आए ना तो मैं डर गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया ना कि मैं क्या करूं। मैंने पॉइजन खा लिया। मुझे लगा कि जब मरना ही है ना तो इज्जत के साथ मर जाते हैं, बेइज्जत होने के बाद मरने से कोई फायदा नहीं होगा। पर जैसे जैसे मेरी जान जा रही थी ना, मैंने एक चीज़ बहुत महसूस की। उस दिन मैंने रात में ये सोचा ना कि अगर आज की डेट में मैं बच गई ना तो मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी। कुछ भी हो जाए अपने हक के लिए लड़ूंगी ज़रूर, क्योंकि मैंने ये देखा ना कि मेरे मरने का सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। दिनेश है, सुनीता है, सूर्यपाल है, किशुन दुलारी मेरी सास है, मेरी ननद है, सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। रविशंकर हैं, सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, और भी जो आए थे 2-3 सब इंतज़ार कर रहे थे। पर मेरा बेटा छोटा सा, वो मुझसे बोल रहा था कि मम्मी आपको क्या हो गया है, आप मर जाओगे तो मैं क्या करूँगा।
मैंने उसी दिन मनी मन भगवान से बोला, भगवान आज कैसे भी करके मेरी जान बचा लो। उसके बाद मैं ये कभी नहीं करूँगी ज़िंदगी में, कभी भी हार नहीं मानूंगी गलत लोगों से। कभी भी हुआ मैं लड़ूंगी, क्योंकि मैं अकेले नहीं हूँ। मैं मर गई ना तो मेरे बच्चे का क्या होगा? उसको तो ये लोग ऐसे ही मार देंगे। जब ये लोग मुझे इतना परेशान कर रहे हैं तो मेरे ना रहने पे ना मेरे बच्चे के साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे ये लोग। तीन भगवान ने मेरी सुन ली। पता नहीं कहाँ से मेरे फादर और मेरे भाई और भी मेरे कुछ रिश्तेदार आ गए अचानक से। वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए जहाँ मेरा मेडिकल चेकअप हुआ। और इन सब चीज़ों में सबसे मेन चीज़ ये थी कि उस टाइम में मैं 1.5 महीने की प्रेग्नेंट थी और ये चीज़ मेरे पति को पता थी। उसके बावजूद वो और उनके ससुराल वाले प्रॉपर मेरे को टॉर्चर करते रहे। यहाँ तक कि मेरे पॉइजन खाने के बाद भी मेरी सास ने मेरे पेट में तब तक लाते मारी जब तक उन्हें ये नहीं हो गया कि नहीं अब इसका बच्चा नहीं बचेगा। वो रात ना मैंने ना नर्क देखा है, मौत देखी, वो भी इतनी पास से। मेरी सास जब मेरे को मार रही थी, मेरे पेट पे लात मार रही थी, मेरा गला दाब रही थी अपने दोनों हाथों से। मेरा बच्चा छोटा ही था पर उसे इतना पता था कि अगर किसी बच्चे का, किसी इंसान का गला दाबा जाता है तो वो मर जाता है। तो जब मेरी सास मेरा गला दाबने लगी ना तो मेरे बच्चे में और मेरी सास में, मतलब वो बच्चा रहा होगा 8 साढ़े 8 साल का, मेरी सास में और मेरे बेटे में मारपीट स्टार्ट हो गई। मेरी शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं अपने बच्चे को बचा सकूं। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं अपने बच्चे को बचा सकूं। जो मेरे पेट में था ना मैं उसको बचा पा रही थी, ना जो मेरा बच्चा 8.5 साल का था मैं उसको बचा पा रही थी। सबसे बेकार ये फीलिंग थी मेरे लिए कि एक बच्चा को तो मैंने खो दिया मेरा, दूसरा जो 8.5 साल का है वो मेरे लिए लड़ रहा है। तब मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जब मेरा बच्चा मेरी ज़िंदगी के लिए लड़ सकता है ना तो मैं हार क्यों मानूं। उसके बाद मैं 2 दिन हॉस्पिटल में रही, जहाँ ज़बरदस्ती मेरे हस्बैंड को भी लेके जाया गया, क्योंकि मैं पहले लालगंज में रात में मेरे को लेके गया तो वहाँ पे मेरा मेडिकल चेकअप हुआ। मैं लगा रही हूँ, आप देख लीजिएगा। ये लालगंज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट है। वहाँ से फिर मेरे को रैवली रिफ़र किया गया ताकि मुझे अच्छा इलाज मिल सके, क्योंकि पॉइजन का केस था प्लस प्रेगनेंसी थी, जहाँ पे मैं 48 घंटे तक एडमिट भी रही। पर मेरे पति वहाँ पे साथ नहीं थे। मेरे पति पर्वत खेड़ा में थे। अपने घर वाले, अपने भाभी के साथ। उन लोगों को तो ये चिंता थी कि ऐसा ना हो कि ये बच जाए। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं बच गई। मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल से ही भाग गए थे, मतलब रात में आए हम और जो है दूसरे दिन ही भाग गए ये। जिसके डिस्चार्ज स्लिप भी मैं लगा रही हूँ, आप देख लीजिएगा। पर फिर तब भी मैंने पुलिस कंप्लेन इसलिए नहीं की ना, क्योंकि मेरे को लगता था कि शायद कभी तो ये सुधर जाएंगे, कभी तो नहीं समझ में आएगा कि नहीं क्या है। और उसके लिए इन्होंने कई 6 बार रिटर्न में दिया है। 2017 से लेके 2024 तक इन्होंने 6 बार रिटर्न में मेरे को दिया है
कि नहीं मैं सुधर जाऊंगा, मैं गलती नहीं करूंगा। ये तो इनकी सिर्फ एक गलती थी,